हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। वनविक परिवार में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियोज़ में हम लोग हिस्ट्री के सेकंड पेपर को लेकर एक बार पुनः मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है, एक बार पुनः उस पर डिस्कशन करते हैं। दोस्तों बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की, शायद तक आपको वीडियोज़ पसंद आएगा। ऑस्ट्रेलिया और पर्चा के मध्य संघर्ष के मुख्य कारण क्या थे, इसको लेकर हम समझते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया और पर्चा के मध्य संघर्ष हुआ, इसके मध्य दोस्तों एक पर्चा का कोई व्यक्ति होगा, उसने, हम पहले तो समझते हैं इसको। गैस्टाइन के समझौते के बाद में ऑस्ट्रेलिया और पर्चा के संबंध बिगड़ते गए। जब गैस्टाइन का समझौता हुआ तब ऑस्ट्रेलिया और पर्चा के जो संबंध थे वो बिगड़ते गए। बिस्मार्क तो ऑस्ट्रेलिया से युद्ध करने का अवसर ढूंढ रहा था, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण के लिए ऑस्ट्रेलिया से युद्ध करना अनिवार्य था। अगर जर्मनी का एकीकरण करना है तो ऑस्ट्रेलिया से युद्ध करना आवश्यक है, जरूरी है। इसलिए दोस्तों यहां पर एक बिस्मार्क नामक व्यक्ति है, वो तो ये चाहता था कि अगर ऑस्ट्रेलिया से युद्ध करने का वो तो अवसर ढूंढ रहा था, क्योंकि बिस्मार्क चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण करना है। जर्मनी के एकीकरण करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से युद्ध करना बिल्कुल अनिवार्य था। तो ये दोस्तों पहला संघर्ष का कारण हो गया। बिल्कुल इसके बाद में दोस्तों सेकंड संघर्ष का कारण हम बताते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और पर्चा के मध्य सेकंड संघर्ष का सेकंड कारण देखिए। बिस्मार्क ने स्लेस्विग और हालस्टीन की समस्या को इस तरह उलझा दिया कि युद्ध अनिवार्य हो गया। बिस्मार्क ने स्लेस्विग और हालस्टीन की समस्या को इस तरह उलझा दिया कि वास्तव में अनिवार्य हो गया युद्ध। देखिए इसके बाद में बिस्मार्क चाहता था, आगे दोस्तों बिस्मार्क चाहता था कि पर्चा और ऑस्ट्रेलिया के युद्ध में किसी यूरोपियन शक्ति की सहायता न मिले। अगर किसी अन्य जैसे कि दो देशों के बीच में युद्ध होता है और उनमें से कोई देश, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और पर्चा के मध्य युद्ध हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया ने किसी अन्य देश से सहायता मान ली, यूरोपियन देश से सहायता मांगी कि पर्चा से हमें युद्ध करना है तो आपकी सहायता चाहिए। तो दोस्तों अन्य देश है वो उसकी सहायता कर देगा, अगर मित्र होगा तो, मित्र देश है तो करेगा। अब ऑस्ट्रेलिया का मित्र है तो ऑस्ट्रेलिया की सहायता तो करेगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर एक बिस्मार्क नामक व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है, बीच में आ रहा है और ऑस्ट्रेलिया को क्या कर रहा है, बिल्कुल हरवाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि दोस्तों बिस्मार्क नामक व्यक्ति हर एक देश में मित्रता बनाने की कोशिश कर रहा है और बिल्कुल मित्रता बना रहा है। तो देखिए इसको हम पढ़ते हैं, यहां पर यूरोपियन शक्ति ऑस्ट्रेलिया को न मिले ऐसी उसको, यानी कि आशा थी कि वास्तव में यूरोपियन शक्ति उसको न मिले। उसने पोलैंड में रूस का समर्थन करके रूस को अपना मित्र बना लिया, यानी कि पोलैंड नामक स्थान में जाकर इसने रूस देश की सहायता की और रूस को अपना मित्र बना लिया। देखिए रूस देश को अपना मित्र बना लिया। इसके बाद में इंग्लैंड में गया, इंग्लैंड की ओर से हस्तक्षेप की संभावना नहीं थी। दोस्तों इंग्लैंड में गया नहीं है, इंग्लैंड का बारे में बिस्मार्क को पता था, इंग्लैंड का, कि इंग्लैंड है वो खुद की, देखिए क्योंकि वह अपनी आंतरिक समस्याओं में उलझा था, इंग्लैंड है वो खुद की आंतरिक समस्याओं में उलझा था, इसलिए वो किसी अन्य देश की सहायता नहीं करेगा, ऐसा उसको पता था। किसको, बिस्मार्क को। इसलिए वो इंग्लैंड की ओर तो गया ही नहीं। बिस्मार्क फ्रांस से भी तटस्थता का आश्वासन प्राप्त कर चुका था। दोस्तों बिस्मार्क है वो फ्रांस देश से भी बिल्कुल निकटता का, तटस्थता का आश्वासन है वो प्राप्त कर चुका था। देखिए यहाँ पर बियारित्ज नामक स्थान पर बिस्मार्क और नेपोलियन तृतीय की भेंट हुई। दोस्तों ये तो नेपोलियन तृतीय है, ये फ्रांस का व्यक्ति है। कहाँ का है, फ्रांस का व्यक्ति है। तो बिस्मार्क और नेपोलियन एक बियारित्ज नामक स्थान पर क्या हुआ था, इन दोनों की भेंट हुई थी, मुलाकात हुई थी, जिसमें नेपोलियन ने स्वीकार कर लिया था कि यदि ऑस्ट्रेलिया व पर्चा का युद्ध होगा, दोस्तों यहाँ पर दोनों की भेंट हुई, बिस्मार्क और नेपोलियन की भेंट हुई, तो यहां पर नेपोलियन ने यह स्वीकार कर लिया, नेपोलियन ने यह मान लिया कि अगर ऑस्ट्रेलिया और पर्चा के मध्य युद्ध होगा तो फ्रांस तटस्थ रहेगा, यानी कि फ्रांस है वो उसके ओर नहीं जाएगा, उसकी सहायता नहीं करेगा, ऐसा उसने आश्वासन प्राप्त कर लिया। और दोस्तों इसके बदले में फ्रांस को क्या मिला, अब फ्रांस से मित्रता बनाइए, फ्रांस को मना किया है, अगर फ्रांस मान जाएगा तो उसको कुछ तो देना पड़ेगा बदले में। इसके बदले में बिस्मार्क ने क्या कहा, बिस्मार्क ने फ्रांस को बेल्जियम और राइन के क्षेत्र प्रदान करने का, दिलाने की इच्छा व्यक्त की, यानी कि आप अगर ऑस्ट्रेलिया की सहायता नहीं करोगे तो मैं आपको बेल्जियम और राइन का क्षेत्र देने का आश्वासन देता हूं, इच्छा व्यक्त करता हूं, ओके। किंतु निश्चित आश्वासन नहीं दिया। दोस्तों यहां पर निश्चित पक्का आश्वासन तो नहीं दिया, फ्रांस से तटस्थता का आश्वासन प्राप्त कर चुका था। बिस्मार्क ने
इटली से मित्रता प्राप्त करने का। देखिए फ्रांस को तो अपना मित्र बनाया, फ्रांस को कहा कि मैं आपको जमीन दूंगा, मैं आपको कुछ क्षेत्र दूंगा, आप ऑस्ट्रेलिया की सहायता मत करना। फिर ठीक है, इसके बाद में वो गया इटली में। इटली में वो मित्रता करने का प्रयत्न किया, चाहता था कि इटली ऑस्ट्रेलिया की सहायता कर लेगा, इसलिए इटली को भी मनाना पड़ेगा, इटली को भी मना करना पड़ेगा, इसलिए वहां पर भी मित्रता करनी पड़ेगी। इसलिए उसने प्रयत्न किया। 8 अप्रैल 1867 को इटली व पर्चा के बीच में संधि हो गई। दोस्तों 8 अप्रैल 1867 को इटली व पर्चा के बीच में क्या हो गई? संधि हो गई। इटली और पर्चा के बीच में संधि हो गई, जिसके अनुसार यदि 3 माह के अंदर पर्चा और ऑस्ट्रेलिया का युद्ध होता है तो इटली पर्चा का साथ देगा। देखिए 3 माह के अंदर, अगर मैं एक बार पुनः बताता हूं कि बिस्मार्क है वो कहां गया? इटली में गया, इटली से मित्रता करना चाहता था। तो 8 अप्रैल 1867 को इटली व पर्चा के बीच में संधि हुई। इटली और पर्चा के बीच में कब हुई? संधि हुई, यानी कि बिस्मार्क और इटली के बीच में 8 अप्रैल 1867 को संधि हुई। और इस संधि के अनुसार यदि 3 माह के अंदर पर्चा और ऑस्ट्रेलिया का युद्ध होता है तो इटली पर्सा का साथ देगा। 3 महीने के अंदर अंदर अगर युद्ध होता है तो पर्सा का साथ देगा, और 3 महीने के बाद में होता है तो वो इसका ऑस्ट्रेलिया का साथ देगा। इसके बदले बिस्मार्क इटली को विनेसिया दिलवा देगा, यानी कि कोई अन्य स्थान होगा वो दिलवा देगा। दोस्तों कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा कि आप मेरी सहायता करो, मैं आपको ये दूंगा, ये तो होता ही है। सो होता है। इस प्रकार सारी तैयारियां करने के बाद बिस्मार्क ऑस्ट्रेलिया से युद्ध करने का बहाना ढूंढने लगा, यानी कि इस प्रकार सारी तैयारियां कर ली, सारे देशों को अपना मित्र बना लिया। इसके बाद में बिस्मार्क ऑस्ट्रेलिया से युद्ध करने का बहाना ढूंढने लगा। इस ऑस्ट्रेलिया कील के ड्यूक ऑफ ऑगस्टनबर्ग के पक्ष में चल रहे आंदोलन को प्रोत्साहन कर रहा था। यानी कि दोस्तों इधर जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया से अब देखिए बिस्मार्क को, यानी कि पर्चा को, जो पर्सा देश है तो पर्सा को बिस्मार्क को ऑस्ट्रेलिया से युद्ध करना है। तो ऑस्ट्रेलिया तो कील के ड्यूक ऑफ ऑगस्टनबर्ग के पक्ष में चल रहे आंदोलन को प्रोत्साहन दे रहा था, उसको मोटिवेट कर रहा था। अतः पर्चा ने ऑस्ट्रेलिया को एक कड़ा विरोध पत्र भेजा कि आंदोलन को तुरंत समाप्त कर दे। यानी कि दोस्तों यहाँ पर बिस्मार्क नामक व्यक्ति ने या फिर पर्सा देश ने एक पत्र भेजा कि आप जो भी आंदोलन कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया वाले, वो यहीं समाप्त कर दो। इस पर ऑस्ट्रेलिया ने लिखा कि 1867 को पर्सा व ऑस्ट्रेलिया की संधि को समाप्त समझा जाए। जो भी पहले संधि हुई है पर्सा और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उसको क्या हम समाप्त समझा जाए। अतः दोनों के बीच में वही स्थिति पैदा हो गई, यानी कि संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई जो डेनमार्क युद्ध से पहले थी। दोनों ओर युद्ध की तैयारियां प्रारंभ हो गई। दोनों ओर देखिए, अब किसी को छेड़ना है, किसी को छेड़ना है तो दोस्तों उसको कड़ा विरोध पत्र भेजना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर तो वो ऑस्ट्रेलिया वाले लोग आंदोलन कर रहे थे और उस आंदोलन को समाप्त किया जाए, ऐसा किसने बोला? पर्सा वालों ने बोला। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया वाले क्रोधित होंगे और उसके बीच में क्या हो गया? वही स्थिति पैदा होगी, यानी कि घृणा वाली स्थिति पैदा हो गई। और डेनमार्क युद्ध से पहले थी, जैसे कि डेनमार्क युद्ध से पहले, यानी कि पहले की कोई घटना होगी, उससे पहले जो स्थिति वो पैदा हो गई। दोनों ओर युद्ध की तैयारियां प्रारंभ हो गई और दोनों के बीच में युद्ध निकट आता जा रहा था। तो दोस्तों यही थी ऑस्ट्रेलिया और पर्चा की मध्य संधि के कारण, संघर्ष के, संधि के नहीं, संघर्ष के कारण, झगड़े के कारण, है ना, लड़ाई के कारण दोस्तों यही थे। तो इसके अंदर बिस्मार्क नामक व्यक्ति का बड़ा योगदान है। और बिस्मार्क नामक व्यक्ति पर्सा का था। कहाँ का था? पर्सा का था। जो कि पर्सा का बिस्मार्क है वो सभी देशों से मित्रता बना लेता है और ऑस्ट्रेलिया को अकेला कर देता है। इसके बाद में वो क्या करता है? एक कड़ा विरोध पत्र ऑस्ट्रेलिया को भेजता है। दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल है, समझ में आया है तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। अगर दोस्तों और भी वीडियोस चाहते हो तो क्लास को अपने दोस्त के साथ में, अपने जिगरी साथी के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। इससे मुझे भी मोटिवेट मिलता है अगला वीडियोस बनाने के लिए और बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस करने के लिए। दोस्तों आपके लिए ही तो ये चैनल खड़ा हुआ है। दोस्तों 1 वीक सीरीज का कंटेंट केवल और केवल जेएनयू के विद्यार्थियों के लिए दोस्तों बेहतरीन तरीके से पेश करवाया जाता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब का मतलब यही है कि आप हमसे जुड़ गए हैं और आप हमारे सदस्य बन गए, इस प्लेटफॉर्म के सदस्य बन गए। और दोस्तों किसी भी प्लेटफॉर्म का सदस्य बनना, इससे पूर्व ये तो आपका फायदा होगा ही, ये आपका दोस्तों रिलेटिव होगा कि ये ही चैनल जहां से हम अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों अगली क्लास के अंतर्गत अगली क्लास के अंदर हमारा प्रश्न ये रहेगा। आप दोस्तों आपको बता दूं कि आप अगली क्लास में जब आओ, अगली वीडियोस पर जब भी आप क्लिक करो तो दोस्तों वर्साय की संधि का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।
आप अपनी वनविक सीरीज को खोलिएगा और उसमें वर्साई की संधि का आलोचनात्मक परीक्षण दीजिए। अनेकों बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, एग्जाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हर एक क्वेश्चंस को पढ़िएगा, हर एक क्वेश्चंस को समझिएगा, फिर ये निचोड़ निकालिएगा कि आखिरकार ये सवाल कैसे बन सकता है। दोस्तों वर्साई की संधि का आलोचनात्मक परीक्षण दीजिए, ऐसे भी सवाल बनता है, किसी अन्य तरीके से भी सवाल पूछा जा सकता है। इसलिए दोस्तों सवालों को पूछा कैसे गया है, इन सवालों को समझना जरूरी है ना दोस्तों। कभी कभी तो ऐसा सवाल आ जाता है जो हमें आता हुआ भी हम उसको भूल जाते हैं कि ये वही सवाल है जिसका आंसर हमें आ रहा है, फिर भी हम नहीं समझ पा रहे। दोस्तों सभी अथवा वाले सवालों को पढ़ना है, समझना है, यानी कि वही सवाल है या नहीं है, किस प्रकार से पूछा गया है, और आपको रिवीजन करके आना है। यानी कि दोस्तों एक बार खुद पढ़ कर आना है और एक बार पुनः वीडियोस देख लोगे तो आपका रिवीजन कंठस्थ हो जाएगा, आपका रिवीजन परफेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आप इस सवाल को जरूर पढ़िएगा। अगली क्लास में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद।